So we were discussing question number 1 and we have passed journal entries till what point? We have passed journal entries till 23rd point now. बेटा 23rd तक ही हमने पास की थी ना एंट्री. जरा क्वेश्चन ओपन करो. सो 23rd वाली हमने एंट्री तो वैसे पास की थी जो हमने पहले वाला हमने नोट डिस्कस किया था. अच्छा देखो, दो नोट्स मैंने आप लोगों को के साथ शेयर किए हुए हैं गूगल क्लासरूम पे. एक तो जो पहले मैंने किया था लास्ट वीक और एक जो कल मैंने शेयर किया हुआ है. तो कल वाला हम लोग फॉलो करेंगे एक्चुअल में, ठीक है? क्योंकि अगर उससे पहले वाली क्लास वाला हम अगर नोट्स फॉलो करेंगे, वो मैंने बस लॉजिकल रीजनिंग के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने वो नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था. उसको भी फॉलो करोगे तो गलत नहीं होगा. लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जहाँ पे लास्ट ईयर की हमारा जो भी आउटस्टैंडिंग का बैलेंस है उसमें से कुछ पे नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो गलत हो जाएगा हमारा वहां पे. तो गलत होने के चांसेस पहले वाले नोट्स में ज्यादा है और सेकंड वाले में जरा भी नहीं है. ओके, तो जो लास्ट वीक वाला हमारा नोट्स था उसमें थोड़े बहुत गलत होने के चांसेस हैं, लेकिन जो कल हमने डिस्कस किया था उसमें जरा भी गलत होने के चांसेस नहीं है. हम सिंपल क्या करेंगे, वहां पे जो मैंने आप लोगों को बताया था, ड्यू पहले आप वहां पे कैलकुलेट करोगे और ड्यू को आप डेबिट कर लोगे और जितना कैश दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको आप क्रेडिट कर दोगे. जिस साइड भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसको आप उसी के आउटस्टैंडिंग लेजर से आप उसको एडजस्ट कर लोगे. तो ठीक है. अब देखो, जो हम लोगों ने 23rd पॉइंट तक जो हमने एंट्रीज पास की थी उसमें से मैंने ए बी सी वाली एंट्री को मैंने डिलीट कर दिया है. आप बोलोगे सर डिलीट कैसे किया, हमें तो आता नहीं है, हम कैसे डिलीट करेंगे? वो सारी चीजें आज मैं डिस्कस करूंगा. तो अभी आप लोग जो भी बच्चों के पास सिस्टम वगैरह है जो टैली चला रहे हैं वो अभी टैली में पास ना करें, बस मुझे हेल्प करना है कि कैसे हमें पास करनी है एंट्री. फिर जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा देन आई विल टेल यू हाउ टू डिलीट और ऑल्टर जर्नल एंट्रीज इन टैली. ओके, तो 23rd पॉइंट में आई हैव डिलीटेड एंट्री नंबर ए बी एंड सी. तो डी वाले में कोई इफेक्ट होगा नहीं, इसलिए मैंने डी वाले को मैंने छोड़ दिया. तो वो तो नॉर्मल, अब वो क्या एंट्री पास होगी जरा देखो 23rd पॉइंट में क्या. अच्छा एक सेकंड, इंश्योरेंस भी दिया हुआ है ना, तो इंश्योरेंस को भी हमें यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा. ओके, सो लेट मी डिलीट इंश्योरेंस रिमूव आल्सो. तो मैं 23rd वाली सारी एंट्री मैं डिलीट कर लेता हूँ. अब फिर से हम 23rd से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब जल्दी से बेटा बताओ 23rd का फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक सेकंड, मैंने 22nd वाली भी डिलीट कर दिया. ठीक है, चलो 22nd से ही करते हैं जल्दी से. 22nd से बेटा देखो सभी एंट्री. 22nd में क्या दिया हुआ है? पेड सैलरी 98,000. तो देखो, जब भी हमारा कोई पेमेंट की कोई एंट्री वहां पे कोई स्टेटमेंट आएगा तो सबसे पहले हमें देखना होगा क्या उससे रिलेटेड उसका क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्या, मतलब आउटस्टैंडिंग में या प्रीपेड में. अभी प्रीपेड वाला हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ आउटस्टैंडिंग को डील करता है. प्रीपेड वाला नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है? तो जब कोई भी एक्सपेंडिचर जब हम उसका कैश में पेमेंट करते हैं देन वी विल ऑलवेज लुक फॉर इट्स ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस रिलेटेड टू हिज आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड लेजर. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे 22nd में दिया हुआ है कि सैलरी की हम पेमेंट कर रहे हैं एसबीआई से, मतलब कैश में एक तरीके से, जो कि बैंक से पे हो रहा है, लेकिन बैंक और कैश बोथ आर सेम. ओके, तो सैलरी के 98,000 पेमेंट हो रहा है और हमने देखा कि हाँ हमारे बैलेंस शीट में भी आउटस्टैंडिंग सैलरी का कोई पोर्शन था. क्या था वो? 50,000.
और क्या क्लोजिंग में भी कोई बैलेंस दिया हुआ है क्या? यस, क्लोजिंग में भी दिया हुआ है. इट इज गिवन एज 43,000. हाउ मच इज इट गिवन? अब प्लीज जरा मुझे कोई स्टेप बाय स्टेप बताएगा, हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू सैलरी अकाउंट. प्लीज टेल मी. अगर कल की बेटा क्लास क्लियर है तो फिर आंसर तो आ जाना चाहिए फटाफट. वेरी गुड बेटा. तो सैलरी अकाउंट आपका 91,000 कैसे आया? तो करंट ईयर ड्यू में कौन सा अपना फॉर्मूला पुट किया? Okay, so when we add the amount payment with the closing balance and then when we deduct the opening closing balance, opening outstanding balance, then we will get the expenditure due during the year. तो we are calculating regarding the salary. तो सैलरी का हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या गिवन है हमारे क्वेश्चन में? 43,000. हम पेमेंट कितना कर रहे हैं सैलरी से रिलेटेड? 98,000. तो दोनों को आप ऐड कर लोगे, क्लोजिंग प्लस पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर इन कैश, देन माइनस ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना है? 50,000. बेटा एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? देन इट विल कम एज 91,000. अब देखो सभी बच्चे, अभी मैं यहाँ पे टैली में नहीं करा रहा हूँ, सभी अपने कॉपी में इसको सॉल्व करो अपनी नोटबुक में. तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको वहां पे अमाउंट ड्यू वहां पे कैलकुलेट करना होगा. अमाउंट ड्यू का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर इन कैश, देन माइनस ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस आप कर लो वहां पे. तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? अमाउंट ड्यू ड्यूरिंग द ईयर. तो आप वो फॉर्मूला लगाओगे तो 91,000 आपका आंसर आएगा. तो जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट से आपको क्या करना होता है? उस एक्सपेंडिचर लेजर का, जो उस एक्सपेंडिचर अकाउंट का हमें डेबिट करना होता है अपने जर्नल एंट्रीज में. उसके अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे. तो सैलरी अकाउंट को यहाँ पे हम डेबिट करेंगे. तो यहाँ पे मैं सैलरी अकाउंट को, अच्छा अब कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर हम आउटस्टैंडिंग और सैलरी, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है और सैलरी को दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हैं? देखो बेटा मिक्स नहीं कर रहे हैं. बेसिकली क्या होता है, आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट आता है वो हमारे मेन अकाउंट का जो बचा हुआ जो बैलेंस होता है. जैसे सैलरी अकाउंट हमारा यहाँ पे मेन अकाउंट है, प्राइमरी अकाउंट है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी उसी का एक वैसा पोर्शन है जो हम पेमेंट नहीं कर पाए. इसीलिए हमें उससे रिलेटेड आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड सैलरी ऑल्दो बोथ आर ऑफ डिफरेंट इन नेचर. सैलरी अकाउंट हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है. आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन से नेचर का अकाउंट होता है? कैन समवन टेल? कैपिटल? नो, नॉट कैपिटल. तीन ही नेचर होते हैं ना. कौन कौन से बेटा नेचर होते हैं अकाउंट के, जरा बताओ मुझे. एक नॉमिनल होता है और एक और इसके अलावा कोई और होता है क्या? अकाउंटिंग में बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितने भी लेजर होंगे, लेजर मींस अकाउंट होंगे, वो सारे इन्हीं तीनों में से कहीं ना कहीं वो बिलोंग करेंगे. देयर इज नो फोर्थ कैटेगरी. रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल. तो जरा मुझे कोई बताएगा, सैलरी तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये नॉमिनल नेचर का है. नॉमिनल नेचर का क्यों है? क्योंकि इसकी जगह कहां पे है? P&L अकाउंट में है या ट्रेडिंग अकाउंट में है. हालांकि ये सैलरी वाला तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, लेकिन जो भी अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट और जो P&L अकाउंट में किसी भी साइड जाएंगे, इधर डेबिट और क्रेडिट साइड, उसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, नॉमिनल नेचर का अकाउंट उसको बोलते हैं. जो बैलेंस शीट में आता है उसमें बाकी जो बचे हुए दोनों हो गए, कौन कौन से, रियल और पर्सनल, वो दोनों बैलेंस शीट में आते हैं. तो जो हमारा आउटस्टैंडिंग लेजर होता है
वो कौन से नेचर का होता है? वो नॉमिनल नहीं होता है, क्योंकि उसकी जगह P&L या ट्रेडिंग में नहीं होती है, उसकी जगह बैलेंस शीट में होती है। तो वी आर कंफर्म कि हाँ ये रियल और पर्सनल दोनों में से कोई ना कोई एक हो सकता है। तो कौन सा होता है? रियल होता है या पर्सनल होता है? रियल बेटा वो अकाउंट होता है जिसको हम छू कर देख सके, अकाउंट को नहीं, बेसिकली जो चीज, जिस चीज से रिलेटेड या जिस चीज के लिए हम वहां पे अकाउंट को ओपन करते हैं, विच कैन बी सीन एंड टच और फील। लेकिन आउटस्टैंडिंग क्या होता है? वो रियल नहीं होता, वो एक क्या होता है? वो पर्सनल होता है, इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोला जाता है। ठीक है, तो अब बोलोगे सर आप हम लोग क्यों मिक्स कर रहे हैं दोनों, एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट और एक पर्सनल नेचर का अकाउंट, दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हैं कैलकुलेशन में? तो मैंने कहा ना, ये जो पर्सनल जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? नॉमिनल की वजह से ही तो आ रहा है, क्योंकि नॉमिनल ने हम पूरा पेमेंट नहीं किया, डेट्स वाई वहां पे फिर उसका जन्म हुआ उस पर्सनल अकाउंट का। सो दैट्स वाई फॉर कैलकुलेशन इन आवर वर्किंग नोट या इन रफ वर्क हमें ये दोनों को मिक्स करना होगा, लेकिन एंट्री दोनों की अलग अलग हमें पास करनी होगी। इज इट क्लियर बेटा टू एवरीवन? तो सैलरी अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट कर लिया, कितने से? 91,000 से। ठीक है, मैंने यही बोला था कि 91,000 से आप सैलरी को डेबिट कर लोगे। फिर क्रेडिट किसको करोगे? कैश को या बैंक को, क्योंकि यहाँ पे हमारा एसबीआई है तो हम एसबीआई को ही कर लेते हैं। अच्छा, एसबीआई का हमारा कितना दिया हुआ है अमाउंट? क्वेश्चन में देखो, हम सैलरी की ड्यूरिंग द ईयर कितनी पेमेंट कर रहे हैं? 98,000। तो अब देखो यहाँ पे 98,000 मैंने लिखा, अब यहाँ पे मेरा डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया? दोनों गड़बड़ हो गया। डेबिट तो हमने किया 91,000 से, लेकिन क्रेडिट हमने कितने से कर दिया? 98,000, तो 7,000 का डिफरेंस आ गया ना यहाँ पे। तो हमें एक और अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। अब किसको डेबिट करोगे आप? आउटस्टैंडिंग सैलरी को। इन द सेम वे अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा हो जाता है और क्रेडिट साइड कम हो जाता है, तो हम फिर क्रेडिट साइड को किससे एडजस्ट करेंगे? उसी सेम अकाउंट से, आउटस्टैंडिंग सैलरी से ही करेंगे। बेटा सभी बच्चों को समझ में आया? ठीक है, तो अब देखो टैली में हम इस डेबिट क्रेडिट इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो डेबिट एक ही साइड कर लेते हैं, फिर क्रेडिट को उस साइड कर लेंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि पहले हम रफ में सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमें एंट्री पास करने में टैली में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ओके ओके बेटा, तो यहाँ पे डेबिट में क्या करेंगे हम? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी कितनी आएगी? जो बैलेंसिंग फिगर होगा, कितना बैलेंसिंग फिगर होगा? 7,000। अच्छा, फिर यहाँ पे क्रिएट करेंगे, क्रेडिट में क्या आएगा? एसबीआई आएगा 98,000। यही हमारी एंट्री होगी। तो अब जरा ये बताओ, ये कंपाउंड एंट्री है, तो टैली में मैंने बोला था कि कंपाउंड एंट्री से थोड़ा सा बचना चाहिए। कंपाउंड एंट्री, क्योंकि देखो एक पोर्शन में भी कंपाउंड एंट्री का वो किसी और वाउचर में जाए, दूसरा पोर्शन किसी और वाउचर में क्वालिफाई कर सकता है। तो क्या यहाँ पे हम सही एंट्री पास कर रहे हैं क्या? मतलब एंट्री तो सही है, लेकिन क्या सही वाउचर में पास कर रहे हैं क्या इसको? वेरी गुड बेटा, देखो दोनों यहाँ पे पेमेंट में जाएगी। इफ यू bifurcate this compound entry into individual entries, then the first entry will be shown as salary account debit to SBI 91,000. Then the second entry will be outstanding salary account debit to SBI 7,000. तो अब जरा देखो, दोनों ही एंट्री को अगर आप इस कंपाउंड एंट्री को दो पार्ट में बाइफरकेट कर लेते हो, डिवाइड कर लेते हो, लेकिन दोनों को ही आप जब क्राइटेरिया फॉलो करोगे कि कौन से वाउचर में जाना चाहिए, तो दोनों ही पेमेंट वाउचर में जाएंगे। दैट्स व्हाई वी कैन पास दिस एंट्री इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, मींस इन इट्स कंपाउंड फॉर्म। वी डोंट नीड टू कन्वर्ट दिस एंट्री इनटू सिंगल सिंपल एंट्री। समझ में आया बेटा ये सभी को? देखो बेटा, इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि यही बस एक थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट आता है टैली में फंसने के लिए। यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना होता है। इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि आप ये मत देखना कितना इजी देखने में लग रहा है या कितना टफ लग रहा है। आप पेपर में पहले एंट्री को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप टैली में इसको अब वहां पे इसको कॉपी कीजिए।
अब बात समझ में आई मेरी? तो ये एंट्री हमारी सही होगी। अब जरा देखो हमारे क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ था बिल्कुल वैसे ही हमने किया हुआ। हमने क्या किया, हमने सैलरी को पहले ड्यू निकाल दिया कि भाई करंट ईयर की सैलरी हमारी कितनी आ रही है 91,000। हमारा पेमेंट कितनी हो रही है जो हम बैंक से कर रहे हैं 98,000, वो भी हमारा हो गया 98,000। अच्छा आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी कितनी एंड में कितनी डेबिट हो रही है, वो हो रही है 7,086। एक सेकंड बेटा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। मतलब एंट्री बेटा सही थी, यहाँ पे कुछ जनरल वाउचर से रिलेटेड ये रहा सैलरी से। 298,000। अब बेटा प्लीज जरा यहाँ पे देखो, जो पहले वाली एक एंट्री थी मैंने उसको डिलीट ही किया था, डेट्स व्हाई वो नहीं आ रहा था। अब बेटा देखो यहीं पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहीं पे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो वेदर यू आर डूइंग करेक्ट और नॉट। अब देखो सैलरी हमारी जितनी ड्यू हुई थी करंट ईयर को उतनी हमने डेबिट कर ली। अच्छा बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी से हमने वहां पे क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया ना। आवाज आ रही है मेरी? अब जरा देखो यहाँ पे करंट बैलेंस कितना आ रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी के नीचे। देखो हर एक जितने जो भी हमारे अकाउंट होते हैं, जो लेजर होते हैं, उसका जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है रियल टाइम का क्लोजिंग बैलेंस वो यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे सैलरी का करंट बैलेंस कितना दिया हुआ है 91,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी का करंट बैलेंस कितना दिया हुआ है। अब जरा देखो हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी का कितना बैलेंस आ रहा है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो सही आ रहा है। तो बस यहीं से आपने वेरीफाई भी कर लिया एंट्री पास करने से पहले ही। ओके तो बस यहाँ पे आप नरेशन लिखोगे, उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करोगे, ये आपकी एंट्री पास हो गई। अब इसी तरीके से सेकंड वाली एंट्री बताओ, रेंट की बताओ क्या हो गया, कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप मुझे बताओ। रेंट अकाउंट डेबिट, ओके। अब दो चलो एक काम करते हैं, पहले पहले इसको आप लोग अपना नोटबुक में पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर हम टैली में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा स्टेप क्या फॉलो करोगे आप नोटबुक में, वेरी गुड। तो करंट ईयर जल्दी से निकालो, कितना दिखवा रहा है। क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना गिवन है आउटस्टैंडिंग रेंट का, तो डेट विल बी कंसिडर्ड एज जीरो, नील मतलब जीरो ही होता है ना। तो जीरो प्लस पेमेंट मेड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर, हाउ मच 22,000। तो 22,000 प्लस जीरो इज इक्वल टू 22,000, देन माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट 14,000, so we will deduct 14,000 from the 22,000, how much it will become 8,000। तो 8,000 हमारा क्या हो गया, करंट ईयर डी हो गया रेंट का। तो जल्दी से अपने रफ में क्या लिखोगे, रेंट अकाउंट को डेबिट करोगे कितने अमाउंट से, 8,000 से, वेरी गुड। फिर उसके बाद बेटा क्या करोगे, पहले तो आप वहां पे पहले टू कैश से कर लो या टू एसबीआई, जिससे भी पेमेंट कर रहे हो। हम कितना एसबीआई से पेमेंट कर रहे हैं 22,000। अब आप देखो किस साइड आपको रिक्वायरमेंट है, डेबिट साइड रिक्वायरमेंट है या क्रेडिट साइड रिक्वायरमेंट है बैलेंस करने की। तो डेबिट साइड में आपका कौन सा अकाउंट हो वहां पे इंसर्ट कर लोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट कर लोगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा। इज इट क्लियर। तो कितना आ जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट का वहां पे फिगर, तो 14,000। तो यहाँ पे हमारी ये एंट्री कंप्लीट होगी हमारे रफ में।
अच्छा अब जरा बताओ, क्योंकि ये कंपाउंड एंट्री है, इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा हमें। तो बाइफरकेशन के बाद दो एंट्री निकलेगी, दोनों एंट्री कहाँ कौन कौन सा वाउचर में क्वालिफाई करेगी। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे बाइफरकेशन की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू बाइफरकेट दिस पर्टिकुलर एंट्री बिकॉज बोथ सिंपल एंट्री और बोथ बाइफरकेटेड एंट्री विल बी क्वालिफाइड इन दी सेम वाउचर। ओके, तो we will debit the rent account. Okay, the rent account will be debited by how much? कितना बेटा कैलकुलेट किया अभी? 8,000. Then after that create or debit? Debit what? Outstanding rent. How much? 14,000. Then cash or SBI? 22,000. ओके, तो अब जरा देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट का बैलेंस कितना आ रहा है? नील आ गया, जीरो नील। ओके, सो मीन्स वी आर डूइंग द करेक्ट एंट्री। तो इसको भी आप अब क्योंकि बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो दिस एडिशनल स्क्रीन विल अपीयर, देन यू नीड टू प्रेस विच बटन, विच की? enter until you get out of that screen, or you may press control plus A button because control plus A is the shortcut to save the screen. Okay, so control plus A either you press or you press multiple time enter button until you get out of that screen. इसके बाद you need to provide the narration and then we will accept this entry and we have saved this entry. Now the next is miscellaneous expenditure which is given as 21,000. So my point is, do we need to calculate miscellaneous the current year due of miscellaneous expenditure? Why? वेरी गुड बेटा, ना तो इसका कोई ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ना तो इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। अच्छा, तो फिर सर हम कहाँ पे ये फॉर्मूला को पुट करेंगे? ये जो हमने फॉर्मूला दिया हुआ था करंट ईयर ड्यू को निकालने का, क्लोजिंग प्लस पेमेंट में ड्यूरिंग द ईयर माइनस ओपनिंग बैलेंस, तो ये कहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे? ये फॉर्मूला वहां पे पुट करेंगे वेयर ईदर ऑफ द बैलेंस इज गिवन, मींस या तो उस एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो या दोनों ही हो। समझ में आ रहा है बेटा? ये देखो सैलरी में हमारे क्या थे, ओपनिंग बैलेंस भी गिवन थे और क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन थे, दोनों ही गिवन थे, दोनों गिवन थे ना हमारे, बोथ वर गिवन, बट रिलेटेड टू रेंट ओनली ओपनिंग बैलेंस वाज गिवन, नॉट क्लोजिंग बैलेंस। वो तो मैंने हिंट देने के लिए मैंने क्वेश्चन में इंसर्ट कर लिया था, एग्जाम में ऐसा कोई हिंट नहीं मिलेगा आपको कि नहीं ले आए, ये सारी चीजें वो साइलेंट होगा, आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि देयर इज नो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रेंट। तो यहां पे हमारे पास कौन सा बैलेंस दिया हुआ? ओनली ओपनिंग बैलेंस। रेंट में बेटा सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ही गिवन था ना आउटस्टैंडिंग का। Was there any closing balance related to outstanding rent? तो तब भी हमने उस फॉर्मूला को वहां पे यूज किया था। इन द सेम वे थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है? देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस बट देयर इज अ क्लोजिंग बैलेंस, तो हमें तब भी वो फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? बट इन दिस केस रिलेटेड टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, क्या यहां पे कोई ओपनिंग या क्लोजिंग दोनों में से कोई भी बैलेंस गिवन है क्या? तो हम फॉर्मूला को पुट करेंगे ही नहीं, we will not use that formula. Okay, then please tell me कि miscellaneous expenditure का आप कौन सी एंट्री पास करोगे, कैसे एंट्री पास करोगे? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को ऑलरेडी हमने अकाउंट क्रिएट कर दिया था, तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, अच्छा जरा बताओ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कौन से ग्रुप के अंडर में क्रिएट होगा, जल्दी से बताओ।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो 21,000 से हमने यहाँ पे डेबिट किया। और क्या हम सही वाउचर में पास कर रहे हैं एंट्री? SBI 21,000, again additional screen will appear, we will press Ctrl plus A, then we will provide narration, then we will save this entry. Okay, next क्या है हमारी एंट्री? 22 का डी पॉइंट देखो, टैक्स पेड 28,000। अब जरा देखो, टैक्स का भी हमारा ओपनिंग बैलेंस गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, दिया हुआ है ना। तो अब जल्दी से मुझे बताओ आप लोग कि इसमें क्या करना होगा, क्या इसको भी हम आउटस्टैंडिंग की तरह ट्रीट करेंगे? द आंसर इज यस, वी विल ट्रीट दिस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जस्ट लाइक द आउटस्टैंडिंग ट्रीटमेंट। जैसे हमने आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट किया था ना, सो वी विल ट्रीट दिस आइटम ऑल्सो इन द सेम मैनर। तो अब जल्दी से बताओ बेटा, इसका क्या ट्रीटमेंट निकालोगे, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ मुझे। कितना आ गया? 20,000। तो जल्दी से अपने रफ में सॉल्व करो, बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए। बोलो बेटा। ठीक है, ऐसे कर लिया। अब जरा देखो बेटा, एंट्री आपने जो बताई बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरीके से टैक्स की एंट्री पास नहीं होती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के केस में। ओके, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जो बोलती है जो टैक्स हमें पे करना होता है, या पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो सोलो प्रोप्राइटर हो या फिर वो कंपनी हो, तो उनको एडवांस में टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पे हम एडवांस के टैक्सेशन सिस्टम में नहीं जाएंगे, क्योंकि ना तो आप लोगों को बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट ईयर में ये सारी चीजें डिस्कस की जाएगी, ना तो अपने स्कूल में ये सारी चीजें पढ़ के आए हो। ओके, तो फिर यहाँ पे उसको डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है टैली में, क्योंकि टैली हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हमें इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब यहाँ पे मैं कॉम्प्लिकेटेड एंट्री पास कराने लगूंगा तो फिर ना तो हम टैली ही सीख पाएंगे, ना ही हम वो कॉम्प्लिकेटेड एंट्री को सीख पाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा रूल मैं बताता हूँ, जितने भी प्रोविजन से रिलेटेड, चाहे वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो, चाहे वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो कोई भी हो प्रोविजन से रिलेटेड, सिंपल यहाँ पे ये होगा। अब देखो टैक्स का ही सिर्फ पेमेंट होगा, बाकी किसी प्रोविजन का पेमेंट तो होगा नहीं। तो हम देखो प्रोविजन क्या करते हैं, प्रोविजन हम एवरी ईयर फ्रॉम आवर इनकम वी take out some portion of that profit and put into a box. That box is known as, box का मतलब किसी हम एक उसको गुल्लक बोलते हैं ना, गुल्लक जिसमें पैसा इकट्ठा करते हैं, जो पिगी बैंक वगैरह होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हर साल अपने प्रॉफिट का एक छोटा सा पोर्शन हम उसमें डालते रहते हैं, इसलिए ताकि फ्यूचर में जब भी हमें कभी भी उसका उसकी नीड पड़े तो हमें वहां पे किसी के आगे पैसे मांगना ना पड़े, मैं उसी अपने गुल्लक से या अपने पिगी बैंक से तोड़कर मैं सारे पैसे निकाल के उसको यूज कर लूं। तो प्रोविजन क्या होता है, वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। सो वी आर मेकिंग प्रोविजन, और दिस कंपनी और दिस फर्म इज मेकिंग प्रोविजन रिगार्डिंग दी टैक्सेशन। टैक्सेशन के लिए प्रोविजन बना रखा है ना कंपनी ने। बेटा बात मेरी समझ में आ रही है? अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एंट्री बहुत इजी है इसकी। तो कंपनी क्या कर रही है, प्रोविजन बना रही है, किसके पर्पस के लिए, टैक्स के पर्पस के लिए। तो इसका मतलब जब भी टैक्स देने की बारी आएगी तो हम कहां से पेमेंट करेंगे, हम उसी पिगी बैंक से पेमेंट कर लेंगे, या फिर उसी गुल्लक से पैसे निकाल कर पेमेंट कर लेंगे। ठीक है,
बेटा बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत, ठीक है चलो आपने कैलकुलेट कर लिया, अच्छी बात है, ठीक है उसको कैलकुलेट कर भी लेंगे उसी तरीके से। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो हम एडजस्टमेंट वाली एंट्री करते थे ना आउटस्टैंडिंग वाले केस में, यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो आपने एंट्री क्या पास की एडजस्टमेंट वाली, जरा बताओ मुझे एंट्री, बेटा बताओ आप लोगों ने कौन सी अभी एंट्री पास की थी, आप बता रहे थे ना फॉर्मूला लगाने के बाद एंट्री। चलो मैं आपके अकॉर्डिंग ही मैं एंट्री करवा लेता हूँ, क्या क्या जल्दी से बताओ बेटा। तो जो आप लोगों ने जो टैक्स ऊपर लिखा हुआ है 8000, कितना टैक्स डेबिट सबसे पहले कितना किया हुआ है 20,000, तो उसको टैक्स अकाउंट को ना ओपन करके आप प्रोविजन पर टैक्स वहां पे कर लो। अब बताओ एंट्री क्या होगी आपकी। नहीं नहीं आपने दो बार, एक बार और भी प्रोविजन फॉर टैक्स ओपन किया था ना वहां पे। 28,000, तो जो ऊपर वाला जो हमारा जो 20 और 8 आ रहा है, तो टोटल दोनों तो सेम ही लेजर है, तो कितना हो गया वहां पे। तो बस सिंपल है, क्वेश्चन में देखो कितना पेमेंट हो रहा है टैक्स, पेमेंट कितना हो रहा है 28 ही दिया हुआ है ना, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स को यहाँ पे डेबिट कर लो। आप प्रोविजन पर टैक्सेशन हमने अकाउंट ओपन किया था, तो मैंने इसको डेबिट कर लिया। उसके लिए हमें टैक्स पेमेंट के लिए कोई अलग से अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम प्रोविजन फॉर टैक्स को ही डेबिट कर लेंगे, सिंपल खत्म कहानी। ओके, तो 28,000 हमने डेबिट कर लिया टू एसबीआई, तो एसबीआई हमारा 28,000 हो गया। बस इसके बाद यहाँ पे एडिशनल स्क्रीन कंट्रोल ये करना, नरेशन लिखना कि बीइंग टैक्स पेड फ्रॉम द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, क्योंकि हम पैसे कहां से निकाल के दे रहे हैं, हम प्रोविजन पर टैक्स से ही पैसे निकाल के दे रहे हैं। जरा देखो अगर हम इस तरीके से करते हैं, टैक्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, देन प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक, इस तरीके से तो बात वही हो जाती है एंट्री की। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जब भी किसी भी चीज का हम प्रोविजन बनाते हैं और जब उससे रिलेटेड जब हम एंट्री पास करते हैं पेमेंट की, तो उसी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या प्रोविजन को ही हम डेबिट करके हम बैंक या कैश से पेमेंट कर देते हैं। यहां तक बेटा बात समझ में आई सभी को। तो यहाँ पे हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी क्या, हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, जो क्वेश्चन में अमाउंट दिया था उसी से हमने वहां पे पेमेंट की एंट्री पास कर ली। अनलाइक आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग में हमें वहां पे अमाउंट ड्यू को हमें वहां पे डेबिट करना होता था। समझ में आया बेटा ये सभी को, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने इसको नरेशन लिखा, इसको हमने एंट्री पास किया और एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब बाकी आते हैं हम लोग अपने 23 नंबर पॉइंट पे। 23rd पॉइंट क्या बोल रहा है, द ए पॉइंट सेज सैलरी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 43,000 होना चाहिए। हमने एक ही एंट्री में सब कुछ कर लिया, जो हमने सैलरी वाली बेटा एंट्री हमने पास की थी ना, वहां पे ये ऑटोमेटिक वहां पे ये एडजस्ट हो गया। इसके लिए आपको एडिशनल कोई वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई एडिशनल एंट्री पास करने की जरूरत है। सेम गोज विद रेंट ऑल्सो, सेम गोज विद रेंट ऑल्सो, ओके। अब आते हैं पॉइंट नंबर सी पे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमने कोई अभी एडजस्टमेंट तो किया नहीं, मैंने क्या बोला कि जो क्वेश्चन में गिवन था 28,000 मैंने उसी को डेबिट करके हमने बैंक से पेमेंट कर ली, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैंक, कैश होता तो कैश से कर देते पेमेंट। तो और हमने कौन से वाउचर में वो एंट्री पास की थी, पेमेंट वाउचर, बिकॉज क्रेडिट साइड में कैश या बैंक आएगा तो वो फिर कहां पे चला जाएगा, वो पेमेंट वाउचर में चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। हमसे ये बोला जा रहा है कि भाई सब देखिए क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का एट द एंड ऑफ द ईयर 12,000 आना चाहिए। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता कि कितना हमारा बैलेंस बचा हुआ है वहां पे। एक तो तरीका है आप सीधा जल्दी से भाग के जाओ और बैलेंस शीट में जाके देख लो कितना क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, जितना कम आ रहा है उतने से उसको फिल कर लो, या फिर इसी फॉर्मूला को यूज कर लो जो मैंने आउटस्टैंडिंग बैलेंस के लिए लिखवाया था आप लोगों को।
करंट ईयर ड्यू के लिए जो लिखवाया था। जल्दी से फॉर्मूला लगा दो, कितना आंसर आ रहा है। एक बच्चे ने लगाया था ना, कितना आ रहा था करंट ईयर ड्यू का, कितना कितना आ रहा था। क्लोजिंग बैलेंस हाउ मच, 12,000। पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर 28,000। हाउ मच, 40,000 हो गया ना। एंड ओपनिंग बैलेंस कितना है, 20,000। तो मतलब यहाँ पे हमारा करंट ईयर ड्यू कितना आ गया, तो 20,000 हमें और एडिशनल अमाउंट हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां पे करना पड़ेगा, बेटा कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में। तो जल्दी से बेटा कोई मुझे एंट्री बता दो कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में जहां हम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं कहां से करते हैं और उसकी एंट्री क्या होगी। एनी आइडिया। प्रोविजन में जो हम फंड ट्रांसफर करते हैं वो कौन से अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं, वेरी गुड बेटा। प्रोविजन सॉरी P&L अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रोविजन फॉर टैक्स। जितने भी प्रोविजन होते हैं, सिर्फ टैक्स की ही बात नहीं है, अगर हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर समथिंग एल्स, जब जब हम प्रोविजन में अमाउंट या फंड ट्रांसफर करते हैं वो हमेशा PL अकाउंट से ही ट्रांसफर होगा। इज इट क्लियर। तो एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। अब जल्दी से मुझे बेटा कोई बताओ कि ये कौन से वाउचर में क्वालिफाई करेगा। वाई, बिकॉज इट इज नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो जल्दी से जनरल वाउचर में आएंगे। जनरल वाउचर हमसे पहले डेबिट पूछता है, तो डेबिट में कौन सा लेंगे हम, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ऑलरेडी वहां पे हमारा अकाउंट है, हमने क्रिएट नहीं किया था, लेकिन टैली ने ऑटोमेटिकली हमें क्रिएट करके दिया था। अब बोलोगे सर तब यहाँ पे बैलेंस कहाँ से आ गया इतना सारा, क्योंकि जैसे जैसे हम एंट्री पास करते जाते हैं ना, तो जो जो P&L अकाउंट का जो वहां पे लेजर होता है वो ऑटोमेटिकली वहां पे क्रिएट मतलब बनता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि एंट्री पास करने के बाद हमारा काम खत्म। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंट्री करते ही हमारा वहीं पे काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें ऑटोमेटिक बन रही है। साथ साथ हर एंट्री के साथ हमारा वो ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट अपडेट होता जा रहा है। ओके, तो कितना बेटा P&L अकाउंट का हमारा डेबिट बैलेंस आया, 20,000। 20,000 आया ना। तो अब क्रेडिट साइड में क्या आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। समझ में आ रहा है, इसमें भी 20,000। अब जल्दी से देखो करंट बैलेंस कितना आ रहा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस हमारे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। आंसर आ गया। तो अभी क्लियर है सभी को प्रोविजन को कैसे हमें हैंडल करना है। बाकी जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर है उसको हमें पेमेंट के टाइम पे हमें उसको एडजस्ट करना है, लेकिन प्रोविजन को हमें पेमेंट के टाइम पे एडजस्ट नहीं करना है, हमें क्लोजिंग बैलेंस के टाइम में उसको एडजस्ट करना है। इज इट क्लियर। देखो हमने सैलरी और रेंट वगैरह को हमने ऊपर ही एडजस्ट कर लिया पेमेंट के टाइम पे, लेकिन प्रोविजन को हम नीचे के हम टाइम जब मतलब क्लोजिंग बैलेंस का टाइम आएगा तब हम एडजस्ट करेंगे। तो हमने ये एंट्री जल्दी से पास कर लिया, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 23 में जो डी का जो उसका सब पॉइंट है डी, उसमें दिया हुआ है इंश्योरेंस 5,000। लेकिन अब जरा देखो क्या इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई पेमेंट हुई है ड्यूरिंग द ईयर, द आंसर इज नो। क्या ऐसे कोई ओपनिंग बैलेंस भी था आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस का, जरा देखो, नो। ना तो इसका कोई ओपनिंग बैलेंस था, ना तो इससे रिलेटेड हमने करंट ईयर में कोई पेमेंट की हुई है, तो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। बेटा क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ दिया हुआ है ना, तो फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, क्लोजिंग प्लस पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर माइनस ओपनिंग बैलेंस।
क्या कहाँ पे बेटा दिया हुआ है? अच्छा सर 17 में दिया हुआ है। ओके ओके, अच्छा वहाँ पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 17 में दिया हुआ है। अगर बेटा सपोज 17 में नहीं भी दिया होता, सपोज 17 में नहीं दिया होता कि यहाँ पे कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है, सिर्फ यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस होता, ना तो इसका पेमेंट में ड्यूरिंग द ईयर होता और ना ही इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस होता, सॉरी ओपनिंग बैलेंस होता। तो मेरा क्वेश्चन ये कि क्या उस टाइम पे भी हम उस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं क्या? दोनों 0 0 होते तो आंसर तो सेम ही आता। वेरी गुड बेटा, देखो फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। जो उसका पेमेंट में ड्यूरिंग द ईयर है वो 0 होता और जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो भी 0 होता। इसका मतलब क्लोजिंग जो बैलेंस दिया वो वही उसका करंट रेट ड्यू है, तो फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। तो अब वो तो आपको ऊपर की प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस गिवन है वही हमारा करंट ईयर ड्यू है। ओके, तो अब क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर हमने एंट्री दी हुई है, एक्चुअली ये क्वेश्चन में कुछ ऊपर ही दे दिया था, ठीक है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जल्दी से बताओ इसका क्या क्या एंट्री होगी, इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा पॉइंट नंबर 17 को, मतलब अपने टैली में जो हम पास कर रहे हैं एंट्री। तो बेटा जल्दी से बताओ करंट रेट क्या होगा इसका, क्योंकि पॉइंट नंबर 17 को भी कंसिडर करो। नहीं 12,000 कैसे हो जाएगा? देखो क्लोजिंग बैलेंस 5,000, पेमेंट में ड्यूरिंग द ईयर को प्लस करेंगे जो कि है हमारा 2,000, तो कितना हो गया 7,000 माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस विच इज नील, देयर इज नो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा किस चीज को हम डेबिट करेंगे 7,000 से? जल्दी से बेटा पास करके बताओ मुझे। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट हाउ मच, देन इसके बाद बेटा क्या करेंगे जल्दी से बताओ। यस अब देखो फिर से आप लोग हवा में पतंग उड़ाने लगे ना। मैंने क्या बोला था, सबसे पहला काम क्या करोगे, जो भी आपका करंट ईयर ड्यू होगा उससे आप डेबिट कर लोगे। किया सभी ने डेबिट 7,000 से? फिर मैंने क्या कहा था, जितना आप कैश या बैंक से पेमेंट कर रहे हो उसको क्रेडिट कर लोगे। किया क्या आपने? अब जरा बताओ बैलेंसिंग फिगर किस साइड आना चाहिए, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? तो फिर डेबिट में क्यों बोल लेते हैं आप? क्रेडिट साइड आ गया ना आपका बैलेंसिंग फिगर। तो अब जरा बताओ बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, कौन सा अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा? जो आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 5,000 का, उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करोगे आप? आपने डेबिट कौन सा अकाउंट किया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें कौन सा हमें लेजर ओपन करना पड़ेगा? आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, सिंपल। तो क्रेडिट साइड में आप क्या करोगे, टू आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लो, टू आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम हाउ मच 5,000, हो गई ना एंट्री बैलेंस। तो अब जरा बताओ यहाँ पे क्या हमें इसको बाइफरकेशन करने की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि हमने सैलरी में देखा नहीं जरूरत पड़ी, रेट में देखा नहीं जरूरत पड़ी, क्या इस वाले केस में हमें इसको बाइफरकेट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? क्यों? तो जल्दी से मुझे बताओ जरा। फर्स्ट अगर हम इस कंपाउंड एंट्री को सिंपल एंट्री में पास करेंगे तो दो एंट्री निकलेगी, पहली एंट्री कौन सी होगी 2,000, तो दोनों तरफ 2,000, तो ऑलरेडी हमने पास कर लिया है 17 पॉइंट हमने पास कर लिया ना वो एंट्री। अब सेकंड वाली एंट्री क्या बोलती है जल्दी से बताओ।
इंश्योरेंस हाउ मच, ये कौन सा वाउचर में आएगी, जर्नल वाउचर में आएगी। तो जर्नल वाउचर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंश्योरेंस को जल्दी से हम डेबिट करेंगे, हाउ मच 5000। ओके, क्रेडिट में क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे लेजर है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो बस अब यहाँ पे क्रिएट कर लोगे, जल्दी से बना लेता हूँ, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, कौन से लेजर में जाएगा, सॉरी कौन से ग्रुप में जाएगा, करेंट, किसमें जाएगा, करेंट लायबिलिटी। क्यों जाएगा करेंट लायबिलिटीज में, एनी एक्सप्लेनेशन, बिकॉज इट इज एन आइटम ऑफ करेंट लायबिलिटीज, सिंपल। समझ में आ रहा है ये, तो बस करंट लायबिलिटीज होगा। अब बोलोगे सर वो कैश वाला भी तो हमारा करंट एसेट का ही आइटम होता है, तो उसके लिए कैश इन हैंड क्यों बना रखा है, बैंक वाला भी तो हमारा करंट एसेट का आइटम है, उसके लिए बैंक अकाउंट क्यों बना रखा है, तो वो उसका क्या होता है, सब ग्रुप होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे जब भी आउटस्टैंडिंग वगैरह होगा उसके लिए हमेशा करंट लायबिलिटीज होगा, बिकॉज इन सब चीजों के लिए वहां पे कोई सब ग्रुप अवेलेबल नहीं है। जैसे हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, वो भी करंट लायबिलिटीज का ही आइटम होता है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिकली सन्ड्री क्रेडिटर का यहाँ पे उसका सब ग्रुप अवेलेबल है। तो टैली बोलता है अगर सब ग्रुप अवेलेबल है तो आप सब ग्रुप की तरफ जाओ, अगर सब ग्रुप अवेलेबल नहीं है आप प्राइमरी ग्रुप की तरफ जाओ। तो यहाँ पे कोई सब ग्रुप अवेलेबल नहीं है आउटस्टैंडिंग के लिए, तो हम प्राइमरी ग्रुप की तरफ जाएंगे जो कि है हमारा करंट लायबिलिटीज। ओके, तो हमने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम को 5000 से हमने क्रिएट कर लिया। अब जल्दी से देखो यहाँ पे इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम का, और हमारे क्वेश्चन में कितना बोला जा रहा है, तो सही कर रहे हैं हम। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है बेटा, वो मैंने कहा ना, आप सबसे पहले रफ में जब आप एंट्री लिखोगे तो गलती होने के चांस ही नहीं होगा। कोई डिफिकल्टी बेटा आ रही है क्या आप लोगों को, बाकी बच्चे जो सो रहे हैं अभी तक ईयरफोन लगाकर, नरेशन लिखो और इसको सेव करो। ठीक है, जल्दी से ये भी कर लिया हमने। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारी एंट्री जो है, डेप्रिसिएट ऑल फिक्स एसेट एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। समझ में आई बात, आई या नहीं है, जल्दी बताओ। तो मुझे एक्सप्लेन करो क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। %15 या 15% पर एनम, इस स्टेटमेंट का खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। कई बार ये होता है पर एनम नहीं दिया हुआ होता है, सिर्फ वहां पे परसेंटेज दिया हुआ होता है, और कई बार पर एनम दिया हुआ होता है। अब देखो हमारे इस वाले क्वेश्चन में हमारे फिक्स एसेट कौन कौन से, अभी मैं आता हूं पर एनम वाले पे। गुडविल है हमारी फिक्स एसेट, गुडविल है बेटा हमारी फिक्स एसेट। इंटेंजिबल एसेट, लेकिन है तो फिक्स एसेट ना, तो ये भी क्या होगा, इसको राइट ऑफ करेंगे। इसके लिए बेसिकली डिप्रिशिएशन वर्ड यूज नहीं करते, इसके लिए हम राइट ऑफ करते हैं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ सारे ही हम फिक्स एसेट को डिप्रिशिएट करेंगे, मतलब डिप्रिशिएशन का ही वो सेकंड नेम होता है इंटेंजिबल एसेट के लिए, जिसको हम डिप्लेशन बोलते हैं, सॉरी डिप्लेशन बोल रहा हूँ, जिसको राइट ऑफ बोलते हैं। ठीक है,
तो गुडविल को 10% राइट ऑफ करेंगे, इन्वेस्टमेंट को भी 10% राइट ऑफ डिप्रिशिएट करेंगे। क्यों? क्वेश्चन में इट इज गिवन स्पेसिफिकली कि इन्वेस्टमेंट को छोड़कर करना है। ठीक है, तो सन्नी डेटर को कर लेंगे। सन्नी डेटर को करेंगे क्या? तो मतलब हमारे क्वेश्चन में कोई भी फिक्स एसेट नहीं बचा। बचा क्या? वेरी गुड बेटा, मैं उसी पॉइंट की तरफ मैं इशारा कर रहा था, हालांकि कर तो नहीं रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप लोग बताओ मुझे। तो हमने ड्यूरिंग द ईयर भी तो कुछ फिक्स एसेट परचेज किया है ना, वो है हमारा फर्नीचर। अब जरा देखो, फर्नीचर की डेट भी गिवन है, हमने ओनर ने कब परचेज किया था, कब किया था? मतलब बिल्कुल बिगिनिंग में किया था, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ही किया था ना उसने परचेज। तो मतलब डिप्रिसिएशन कितने महीनों का लगेगा? पूरे 12 मंथ का, एक भी दिन छोड़ा नहीं जाएगा। समझ में आई बेटा बात? तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। तो 3750। अब जल्दी से मुझे एंट्री बताओ। चलो गुडविल को अभी छोड़ देते हैं, गुडविल के बारे में, गुडविल को भी छोड़ देते हैं, सिर्फ हम फर्नीचर को ही कंसीडर करते हैं फिक्स एसेट। गुडविल को हम मानते हैं कि इंटेंजिबल थी, तो इसीलिए उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब सिर्फ आपको समझाने के लिए कि उसको अभी गुडविल को छोड़ देते हैं। जल्दी से बताओ ये फर्नीचर का क्या एंट्री होगी डिप्रिसिएशन की? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितना? 3750। अब जल्दी से बताओ कौन से वाउचर में ये क्वालिफाई करेगी एंट्री? क्यों? नॉन कैश ट्रांजेक्शन। ओके, तो यहाँ पे डेबिट में हमें क्या करना है? जनरल वाउचर में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पूरा लिख लो ना। कौन सा आपकी पेन की इंक वहां पे वेस्ट हो रही है? टाइप ही तो करना है यहाँ पे, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पूरी लिखोगे। अगर बाद में आपको आप लिखते हो ना वहां पे, जब मैनुअल में जब आप P&L अकाउंट बनाते हो तो वहां पे डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन दिस, डेप्रिसिएशन ऑन दैट, सारी चीजें लिखते हो ना वहां पे। तो फिर यहाँ पे कंजूसी क्यों? सिर्फ डेप्रिसिएशन क्यों? अगर यहाँ पे 2 एसेट होते हैं हमारे, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन ही करके काम चला लेते हो, फिर हमें पता कैसे चलता कौन से किस एसेट के लिए कौन सा डेप्रिसिएशन यहाँ पे अकाउंट हमने ओपन किया था? तो हमेशा पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो डेबिट में क्योंकि हमारे पास डेप्रिसिएशन का भी हमने कोई लेजर नहीं बनाया, तो हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सही है? यस। हालांकि गुडविल के लिए डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे, उसके लिए राइट ऑफ करेंगे, तो इसलिए मैं गुडविल को मैं छुड़वा देता हूं। ठीक है, गुडविल को अभी आप इग्नोर कर लो। तो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अच्छा जल्दी से बताओ ये कौन से ग्रुप में जाएगा? सोच समझ के बताना। क्यों? वेरी गुड बेटा, P&L का आइटम है और डेबिट साइड का आइटम है। वेरी गुड, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला आएगा। बस खत्म कहानी, सेव करके बाहर निकलेंगे। कितना आया था? 3750। तो बस क्रेडिट में क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट में से रिड्यूस हो जाएगा, और ये हमारी एंट्री पास हो गई ना। अब जरा देखो, फर्नीचर हमने कितने का खरीदा था, जल्दी से बताओ। 25,000, लेकिन फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? इसका मतलब ऑलरेडी डिप्रिसिएशन यहाँ पे डिडक्ट हो गया हमारे फर्नीचर से। अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ओके, तो हमने इसको सेव किया, एक्सेप्ट किया और ये हमारा सेव हो गया। ठीक है, बड़ी अच्छी बात हो गई। अब कुछ बचा तो नहीं यहाँ पे, लेकिन मैं बोल रहा था ये पर एनम वाली बात पे। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, 3 मिनट बचे हैं। बाकी बेटा ये जो मैं एडजस्टमेंट वाली एंट्री सॉरी ऑल्टर और डिलीशन वाली जो बात कर रहा था वो कल हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा 15% पर एनम दिया हुआ है और इसीलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में डेट गिवन है। डेट क्या गिवन है कि फर्नीचर को 1 अप्रैल 2017 को खरीदा गया था। अगर मैं सपोज यहाँ से डेट हटा दूं, अगर इस क्वेश्चन में आप ये अज्यूम करो कि डेट नहीं गिवन है, सी इट इज गिवन ओनली इट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन कि ओनर परचेज फर्नीचर ऑफ ₹25,000 फ्रॉम गगन फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड, गुड्स परचेज फ्रॉम, बस ये इतना ही है ना। हाँ बस यहाँ तक, डेट नहीं गिवन है। फिर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इसमें तो पर एनम लिखा हुआ है, इसका मतलब 12 महीने का 15% है, लेकिन यहाँ पर फर्नीचर का परचेज क्या हुआ है, डेट तो लिखी हुई नहीं है। या फिर अगर मैं ये बोल दूं कि ठीक है ये 1 अप्रैल की जगह ये 1 अगस्त को ये परचेज कर रहे हैं, तो पर एनम के अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, कितने महीने के लिए लगाओगे, कितने महीने के लिए बेटा आप लगाओगे, 5 मंथ के लिए। डिप्रिसिएशन को कैलकुलेशन के लिए आप 5/12 करोगे ना वहां पे, अगर ये अगस्त में खरीदा हुआ होता तो फर्नीचर। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन में ये होता है कि पर एनम वर्ड गायब होता है, तो वहां पे ये इसका मतलब होता है फर्नीचर जब भी खरीदा गया हो, चाहे वो स्टार्टिंग में खरीदा गया हो, चाहे उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में हो, चाहे वो बिल्कुल एंड में खरीदा गया एट द एंड ऑफ द ईयर, उसमें फ्लैट 15% लगेगा इफ पर एनम इज नॉट गिवन देयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तब वहां पे आपको 5/12, 6/12, 7/12 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्लैट लगेगा 15%, जितना भी परसेंट गिवन होगा, 10%, 15%, 20%। तो वहां पे हमारे लिए डेट मैटर नहीं करेगी। इज इट क्लियर बेटा टू एवरीवन? तो पर एनम को जरा ध्यान से देखना, इफ इट इज गिवन एज पर एनम देन वी विल कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू डेट, बट if it is given only percentage and neither per annum or something else is given there, then we will apply that percentage at flat rate irrespective of date of purchase. नहीं, अगर उसमें डेट भी गिवन है, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अच्छा ये हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2018 को खत्म हो रहा है ना, तो मैंने बोला कि फर्नीचर 31 मार्च 2018 को खरीदा गया है, बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर के एंड में खरीदा गया है, और मैंने नीचे देख दिया कि भाई डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर विल बी एट द रेट ऑफ 15%, बस दैट्स इट। तो अब क्या करोगे, डेट तो गिवन है क्वेश्चन में और हम नीचे दिया हुआ कि भाई 15% फ्लैट लगाना है डेप्रिसिएशन के लिए, तो वो मैटर नहीं करेगा आपने कब खरीदा है, क्वेश्चन ने बोला है 15% फ्लैट लगाना है, तो चाहे जब भी खरीदा जाए, अगर आखिरी दिन भी खरीदा गया है फाइनेंशियल ईयर के, तब भी हम 15% का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, सो जल्दी से मैं अब रिकॉर्डिंग को स्टॉप ही कर देता हूं।